हाय एवरीवन, आई एम मनीष गुप्ता एंड वी आर गोइंग टू लर्न आसान फिजिक्स। आसान फिजिक्स मतलब मैं फिजिक्स में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा जिससे कि आपका फिजिक्स सोचना, समझना और करना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिजिक्स करने में आपको मज़ा आएगा, आपके स्कोर्स अच्छे आएंगे और साथ ही साथ जब आपके स्कोर अच्छे आएंगे तो जो हमारे अलख पांडे सर हैं क्या कहते हैं कि यदि फिजिक्स करने में मज़ा नहीं आ रहा है ना तो आपका जो टीचर है वो क्रिमिनल है। सो आई विल नॉट बी ए क्रिमिनल। सो लेट्स स्टार्ट, है ना। हम लोग वेक्टर्स कर रहे थे ना, लास्ट लेक्चर में क्या किया था, वेक्टर एडिशन। पूरे लेक्चर जो है बहुत अच्छे तरीके से देखना है और उनको क्या करना है कि प्रॉपर रूप से नोट्स बनाना है उसका। और कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो मेरा नंबर है ना, पिंग करना है। ऐसा नहीं होगा, ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो और कुछ होगा तो बता सकते हो, है ना। चलो करते हैं हम लोग एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। पहले हमने 2 वेक्टर्स का एडिशन देख रखा है। अब जब हमें 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है, लाइक कि 3 वेक्टर्स हो गए, 4 वेक्टर्स हो गए, उस केस में हमें जो सेम बेसिक आइडिया था ना कि एक वेक्टर खत्म होगा। वेक्टर्स को कैसे हम लोग ऐड कर रहे थे बताओ तो, 2 वेक्टर्स के केस में कि ये एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन x है, कोई दूसरा वेक्टर है, मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे थीटा पे, तो इसको यहीं से स्टार्ट कर देंगे जहाँ पे F1 खत्म हुआ है और ये क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा, है ना। अब मान लो कि 2 से ज़्यादा वेक्टर्स है, उस केस में हम क्या करेंगे कि अब जो हमने किया ना कि पहले से दूसरे का एंड, तो हम दूसरे जहाँ पे ख़त्म हुआ ना वहाँ से तीसरा वेक्टर रख देंगे, चौथा वेक्टर रख देंगे और पहला और लास्ट उन दोनों को मिला देंगे, दैट्स द वेक्टर सम, है ना। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हेन फर्स्ट वेक्टर एंड्स प्लेस अनदर एंड कीप डूइंग टिल द लास्ट। 2 3 हो 4 हो, एकदम सेम उसी तरीके से चलते जाना है। अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल टू फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, उन दोनों को मिलाएंगे तो वो क्या होगा, हमारा एडिशन वेक्टर होगा, सम वेक्टर होगा, है ना। अब जैसे मान लो कि कोई टॉय कार है, इस पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे। ये मान लो कि किसी ने F1 फोर्स अप्लाई कर रखा है, ये किसी ने F2 फोर्स अप्लाई कर रखा है और कोई क्रांतिकारी है उसने इधर से F3 फोर्स अप्लाई कर रखा है। इन तीनों फोर्सेस का हमें क्या करना है, सम करना है। अब मैं थोड़ा इधर स्पेस बना लेता हूँ। अब देखो F1 फोर्स कुछ हम लोगों का कैसा है, ऐसा है ना। F2 जो है वो कुछ कैसा है, ऐसा है ना। F3 जो है वो किसी एंगल पे है ना, थोड़ा लेंथ इसका ज़्यादा है, ऐसे, हाँ काइंड ऑफ, है ना। अब देखो तो इनका जो सम होगा ना वो क्या हो जाएगा, पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड, ये क्या हो जाएगा, हम लोग का सम वेक्टर हो जाएगा, एफ नेट वेक्टर हो जाएगा, है ना। 4 रहता तो 4 क्या करते, 5 रहता तो 5 क्या करते, है ना। अब देखो ना, अपना यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे पूरा आइडेंटिटी के साथ लेंगे। F1 x में है, F2 y में है, ये किसी एंगल पे है, मान लो कि हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा नीचे पे है ना। तो वैसे ही जो हम लोग का जो यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या आएगा, किसी एंगल पे आया फर्स्ट वेक्टर के साथ और इसका कुछ अपना मैग्नीट्यूड है ना। ये जस्ट कैसे हमें फॉलो अप करना है उसका डायग्राम है। एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे हम पूरा डिटेल में पूरा प्रॉपर रूप से करेंगे। तो जो हम लोग टॉय बॉक्स की बात कर रहे थे, है ना, मान लो कि एक बच्चे ने इधर से फोर्स लगाया इस पे, है ना, वो फोर्स है F1, ये फोर्स मान लो कि F1 है एंड इसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो F है ना। दूसरा बच्चा जो है इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड भी F है, लेकिन जो है आपको भी पता है कि ये फोर्स सिर्फ यहीं लगे तो ये बॉक्स को इधर ले जाएगा, ये फोर्स लगे तो सिर्फ यहीं लगे तो ये बॉक्स को उधर ले जाएगा। तो दोनों फोर्स सेम नहीं है, भले मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग होने से उसका इम्पैक्ट क्या हो गया, अलग हो गया, इसलिए दोनों फोर्सेस क्या है, अलग अलग है ना। चलो तीसरा फोर्स जो है कुछ ऐसा है, कोई क्रांतिकारी है जो कि एकदम इसके ऐसे हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे, मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए, है ना, सेम फोर्स F, सेम फोर्स नहीं, मैग्नीट्यूड सेम,
F मैग्नीट्यूड का फोर्स ऐसे लगा रहा है। अब ना इन तीनों फोर्सेस का हमें क्या करना है, सम करना है। तो चलो पहला फोर्स ले लो, ये क्या हो गया, F हो गया, है ना, F1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, F है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, F2 वेक्टर, ऑफ कोर्स अगेन इसका मैग्नीट्यूड कैसा है, F है, ये F है, ये भी F है। अब देखो ना ये 45 डिग्री पे, हमें एक चीज़ पता है कि ये दो साइड्स हैं, यदि इनके ये ना इसके हेड और टेल को मिलाएं तो ये जो लाइन होगी ना वो कैसी होगी, 45 डिग्री पे होगी। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, ये कितना होगा, 45 डिग्री। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो यदि दो फोर्सेस तो हमने ऑलरेडी रख दिए, तीसरा हमें ये लाके इस पे रखना है F3, तो वो इसी लाइन पे कहीं आएगा, मतलब इसके हाइपोटेन्यूस वाली लाइन जो है ना उसी पे आएगा। तो चलो इसको लेकर के आते हैं, तो इस पर आएगा तो देखो तो कैसे आएगा, ये जो है ना ये दोनों एंड्स, कुछ मैं नाम दे दूँ ना कि ये A है, ये B है ना, ये C है। AC जो है ना उसका लेंथ है √2F, है ना, बट इसका जो लेंथ है F3 का वो √2F नहीं है, सिर्फ F है, मतलब √2F से क्या है, कम है। √2F मतलब क्या, 1.4F, है ना। तो सिर्फ F ही है। तो चलो एक पॉइंट D ले लेते हैं जो कि इधर से F है। तो यदि मैं इसको मिला दूं और इधर की तरफ एरो दे दूं तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो है हमारा क्या है, F3 वेक्टर है। ये हम लोग का क्या है, F3 वेक्टर है। ये जो होगा ना, जो रिमेनिंग आपको दिख रहा है, जो रिमेनिंग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये वाला मतलब A से D आपको जो दिख रहा है ना, A से D, ये जो है ना वो F नेट है, F रिजल्टेंट है। क्वेश्चन आपको ऐसा ही पूछा जाएगा ना जिसका सॉल्व करके आंसर निकाला जा सके, है ना। तो यहाँ पे भले ही 3 वेक्टर्स है लेकिन देख रहे हो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ गया, है ना, ये क्या हो गया, F नेट हो गया। तो F नेट कितना है बोलो तो, F नेट का मैग्नीट्यूड, है ना, F नेट का एक बार मैग्नीट्यूड मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर AD लेंथ निकाल दो, दैट्स द मैग्नीट्यूड। AD लेंथ निकालने के लिए क्या कर दो सर, AC माइनस कर दो सर DC, है ना। सर AC जो है ना वो √2F है ना, और DC जो है ना सर वो कितना है, F है। तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, √2 - 1 × F। तो ये क्या हो गया, F नेट का मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। कितना हो गया, √2 - 1 × F। डायरेक्शन आपसे पूछो तो कैसा है, तो सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री है ना। या सर आप एक काम करो ना, यहाँ पे ईस्ट और ये नॉर्थ ले लो, तो इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट है ना, एकदम सेंटर में हो गया ना। देखो तो 2 से ज़्यादा वेक्टर्स का सम हमने निकाल दिया, 3 वेक्टर्स, है ना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस, है ना, एक ही प्लेन में है, एक का मैग्नीट्यूड है 300 न्यूटन एट 0 डिग्री। तो चलो 0 डिग्री बोल रहा है तो हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं, और 300 400 400, तो थोड़ा इसका लेंथ मैं छोटा ही रखता हूँ। 0 डिग्री, चलो इसी को हम लोग एक्स एक्सिस से 0 डिग्री पे ले लेते हैं। दूसरा बोल रहा है कि 400 न्यूटन एट 30 डिग्री, 400 न्यूटन एट 30 डिग्री, तो इसका थोड़ा लेंथ भी जो होना चाहिए वो 400 न्यूटन जैसा होना चाहिए, है ना। और ये जो है ना वो कितना बोल रहा है, 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री, है ना। दूसरा आगे क्या बोल रहा है देखो तो, 400 न्यूटन एट 150 डिग्री। ओ भाई, है ना, ये 0 पे था, ये 30 पे ऊपर उठ गया, 150 डिग्री, 150 डिग्री देखो तो ये 90 हो गया, है ना, और 90 में 60 ऐड करना है, तो मतलब जो इधर बचना चाहिए ना, है ना, वो कितना दूसरी तरफ बचना चाहिए 30 डिग्री, तभी तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना, है ना। तो इधर कुछ जाएगा, है ना। तो ऐसे लग रहा है ना कि ये 30 डिग्री है और हम लोग क्या ले रहे हैं, ये भी 30 डिग्री ले रहे हैं। थोड़ा सा इसको अप कर देते हैं, इसके सिमेट्रिक थोड़ा दिखे, क्योंकि 30 ये भी यहाँ पे 30 लेना है ना, है ना। तो देखो तो
ये 30 डिग्री पे ये 400 है और दूसरा हमें 400 लेना है ना, इधर से 150, इधर से 150 डिग्री। तो जो दूसरी साइड का एंगल है, ये वाला एंगल है, देखो तो दोनों मिलके 180 होना चाहिए ना। तो दोनों मिलके कितना हो गया, है ना। इसको थोड़ा इस कलर से दे देता हूँ एंगल, आपको 150 क्लियर होगा, ठीक है ना। देखो तो ये 30 है, ये भी 30 है, ये 400 इधर आया। तो जब ये 400 तुम लेके जाओगे इधर, तो आपको नहीं लगता कि ये लाइन जो है ऐसी कुछ वर्टिकल हो जाएगी, है ना। 400 इधर, 400 इधर जाओगे, है ना, तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी, है ना, इस वर्टिकल लाइन के साथ, है ना। ये यहाँ पे यदि मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दूँ तो ये 400, तो ये 400, तो कैसा हो जाएगा, ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी। देख लो, सोच लो, समझ लो, क्योंकि ये 60 है ना, ये 30 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, यहाँ पे 60, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ये वर्टिकल होगा तभी तो जाके ये 60 है, तो यहाँ पे भी 60 होगा, है ना। ठीक है, तो हो गया ना, ये तीसरा फोर्स हो गया हम लोग का, ये तीसरा फोर्स हो गया, है ना। चलो अब ना, ये जब हमारा तीसरा फोर्स हो गया, ये पहला 300, दूसरा ये 400, फिर ये 400, तो इन दोनों का सम क्या होगा, इन तीनों का, पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड, पहले का टेल, लास्ट वाले का हेड। तो मतलब ये जो लेंथ होगा ना, एंड दैट इज द रिजल्टेंट एफ नेट। ये क्या है, दिस इज द एफ नेट, है ना। अब सोच लो, क्या सोचना है कि ये एंगल तुम्हारा 60 है टोटल, और ये साइड्स कैसे हैं, इक्वल है, देख लो। तो ये एंगल 60, ये 60 हो गया क्या, देख लो, ये 60 है, देख लो, ये टोटल एंगल कितना है 60 डिग्री है, और ये साइड्स कैसे हैं, इक्वल है। तो ये जो दोनों हैं वो कितना हो गए, रिमेनिंग 180, है ना। 2 थीटा प्लस 60 इक्वल्स कितना, थीटा थीटा मान लो तो 180, तो यहाँ से देख लो 2 थीटा 120, है ना, थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये जो एंगल्स हो गए वो कितने हो गए 60 60, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ना। तो ये 400 है ना, ये 400, ये 400, तो ये कितना है, ये भी 400 हो गया ना, 400 न्यूटन। अब ये जो एफ नेट है, एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जाए कि कितना है, तो कितना हो जाएगा 300, और ये 400, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल है, 300 400, तो कितना हो जाएगा, देखो तो 300 का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल का एफ नेट क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, है ना। ये 300 और ये 400, तो इसका ये क्या बन गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो कितना हो गया 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, 3 4 5, है ना। तो 5 बोले तो कितना 500 न्यूटन, है ना। यहाँ से आप 100 स्क्वायर कॉमन ले लो, 10 आ जाएगा बाहर, और नहीं 100 आ जाएगा बाहर, और 3 का 9, 4 का 16, 25 मतलब 500 न्यूटन हो गया। चलो, तो ये क्या हो गया, हम लोग का एफ नेट हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 500 न्यूटन है। और इन द केस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस एंगल, है ना, वैसे एंगल तो चाहिए नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, जिसका आंसर ऑलरेडी आपका आ चुका है ना, कि ये होगा आंसर 500 न्यूटन। इन द केस आपको अल्फ़ा भी चाहिए तो आप लिख सकते हो tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा 400/300, और यहाँ से आपका अल्फ़ा कितना आ गया 53 डिग्री, है ना। आया समझ में कि मोर देन 2 वेक्टर्स होंगे, उनका सम करना होगा। तो ज्योमेट्री आपको हेल्प कर देगा कहीं ना कहीं सॉल्व करने में, मतलब क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा जिसका आंसर निकल सके, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फोर्सेस का यदि आपने लेक्चर देख रखा है तो आपका आइडिया होगा कि इस जंक्शन पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। एक इस स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग T1 जो फोर्स है वो राइट की तरफ है, T2 इस स्ट्रिंग में किधर की तरफ है, इस स्ट्रिंग की तरफ है T2,
और नीचे क्या है, W है। इन तीनों का सम जो है वो क्या है, 0 है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द W एंड टेंशन इन द अदर स्ट्रिंग T2, मतलब हमें T2 एंड W फाइंड आउट करना है। इन तीनों फोर्सेस का ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब एक जगह पर रुका हुआ है, तो तीनों फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही नॉन जीरो हुआ तो वहाँ पे होगा मूवमेंट। तो यहाँ पे नॉन जीरो हो नहीं रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब तीनों फोर्सेस का सम जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो चलो, जो दो फोर्सेज है ना उनको सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो T1 मैंने यहाँ पे लिया है ना, इसके परपेंडिकुलर है W, तो मैंने उसके बाद मैंने W यहाँ पे ले लिया। जो दो परपेंडिकुलर हैं आपस में, पहले उनको ड्रॉ कर लो। तो कोई भी कर सकते थे, पहले W भी ले सकते थे, उसके बाद उसके हेड पे रख देते T1। पहले मैंने T1 ले लिया, तो फिर T1 के हेड पे रख दिया W, है ना। अब देखो तो ये T2 जो होगा उसका मतलब तीनों का सम 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक वेक्टर दूसरी वेक्टर तीसरा वेक्टर पहले के टेल से जाके मिल जाए, तीसरा वेक्टर पहले के टेल से जाके मिल जाए। यदि ये यहाँ पे मिल गया, T2 मिल गया यहाँ पे, तो आप खुद सोचो कि पहले का टेल लास्ट वाले का हेड के बीच का गैपिंग क्या हो गया, 0। तो मतलब तीनों का सम क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे हम लोग यदि लिखते हैं कि T1 वेक्टर प्लस W वेक्टर, है ना, प्लस T2 वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर, है ना। अब ठीक है, एक है ना, मैं एक सेकंड आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे मान लो कि कहीं पे हमारा ये F1 वेक्टर है, ठीक है, कहीं पे ये F2 वेक्टर है, और ये कोई F3 वेक्टर है, और ये F3 जो है ना आके फर्स्ट के ही टेल पे आके कनेक्ट हो जाए। तो अब ये देख रहे हो सेम ही ओरिएंटेशन में है, ये ट्रायंगल भले ही बन रहा है, राइट एंगल इवेंट की राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, लेकिन यहाँ पे जो है F1 F2 का F3 जो है वो सम नहीं है, है ना। यहाँ पे आप देखोगे ना तो F1 के हेड पे F2 है, F2 के हेड पे F3 है, तो मतलब वो ऐड ही हो रहा है, और पहले का जहाँ पे टेल है और लास्ट वाले के जहाँ पे हेड है वो एक ही जगह पे है, तो उनके गैप क्या हो गया, 0 हो गया। तो तीनों का सम जो है ना वो क्या है, 0 है। मतलब कि एक ट्रायंगल बन रहा है, तीन फोर्सेज एक ट्रायंगल बना रहे हैं और सेम ऑर्डर में है, तो उन तीनों का सम क्या होगा, 0 होगा। उन तीनों का सम क्या होगा, 0 होगा। हाँ, ये जरूर आप बोल सकते हो कि सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर जो होगा ना वो माइनस F3 वेक्टर होगा। तो हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना, ये चीज़ हम बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं ये चीज़, है ना, कि यदि इसका रिजल्टेंट हम F1 F2 का देखें तो वो ऊपर की तरफ होगा ना। देखो तो Fnet यदि हम लोग इसको देखें F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, तो ये ऊपर की तरफ होगा ना। तो जो हमारा F3 है उसका क्या है, अपोजिट है ना, तो माइनस क्या है, F3 वेक्टर, F1 प्लस F2 जो है उसके सम के अपोजिट है ना। ओके, इस पे अभी क्वेश्चन आएगा, फिर से आते हैं इस पे। तो तीनों फोर्सेस का सम 0 है, मतलब इनका जो ट्रायंगल बनेगा ना वो एक ही ऑर्डर में होगा कि पहला दूसरा फिर तीसरा, कोई यहाँ पे गैप नहीं होगा। तीनों का सम क्या होगा, 0 होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हमें T1 पता है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल को अब नॉर्मल ट्रायंगल बना लो जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। चलो T1 हमें कुछ दे रखा है क्या, 30 न्यूटन। T1 बोल रखा है कि 30 न्यूटन है, तो ये T1 है जिसका कि वैल्यू दे रखा है 30 न्यूटन। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या है, W है, और कुछ दे रखा है इसने, एक एंगल भी तो दे रखा है 60 डिग्री, है ना। ये देखो तो ये 60 है, तो ये 60 है ना, मतलब कि T2 जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितने पे है, 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे, तो ये 60 तो ये भी 60, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, और ये 30 है, और W हमें पता करना है और T2 हमें पता करना है। तो देख लो, यदि हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, cos 60 लिखने से कुछ होगा। देखो तो cos 60 लिखने से
हम लोग क्या लिखेंगे 30/T2 हाइपोटेनस है ना, T2 हाइपोटेनस है। तो यहाँ से हम लोग को कितना मिल जाएगा T2 इक्वल्स 30/cos 60। cos 60 होता है हाफ, तो 30/1/2, तो ये कितना हो गया 60 न्यूटन्स है ना। और आपको W भी तो निकालना है, तो चलो tan 60 लिख लो। तो tan 60 लिखोगे तो क्या होगा, देखो तो W/30 है ना। तो जो W हो गया वो कितना हो गया 30 tan 60 इज √3 है ना, तो 30√3 न्यूटन है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी कि मोर देन 2 वेक्टर्स को जब हमें ऐड करना है तो कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस को फॉलो अप करना है कि एक ख़त्म होगा तो दूसरा शुरू होगा, दूसरा ख़त्म होगा तो तीसरा शुरू होगा, और तीसरा जो है मान लो कि पहले के टेल से ही जाके मैच हो जाए, तो फिर इन तीनों का सम क्या है 0 है ना। ये कर लिया हमने। एक हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो तो बोल रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर शोन इन द फिगर। हमें ना इन तीनों वेक्टर्स का सम करना है, किसका, OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर। आपको पता चल रहा होगा कि जो OA है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो R है। देखो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक काम करो, आप 2 वेक्टर्स को पहले ऐड कर लो, किसको, OA को एंड OC को है ना। OA OC को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बताओ तो। देखो तो इसको ऐड करने का तरीका आपको पता ही है कि पैरेललोग्राम है ना। ये जो है वो सम है किसका, OA प्लस OC। ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो सम हो जाएगा किसका, OA प्लस OC है ना। तो मैं यदि लिखता हूँ OA प्लस OB है ना एंड OC, तो हमने क्या डिसाइड किया कि सबसे पहले सर एक काम करेंगे, हम लोग OB और OC को साथ में ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग OB को ऐड करेंगे, ठीक है ना। चलो तो OA OC, लेट्स से दिस इज O देन दिस इज D है ना, OD है ना। तो अब देखो तो हम लोग का जो OA प्लस OC बन गया वो क्या बन गया, OD बन गया है ना। एंड देन हमें OD में ऐड कर देना OB। अब हमें OD में ऐड कर देना है क्या, OB। हम लोग का जो OB है ना वो सेम डायरेक्शन में है, हम लोग का जो OB है ना वो कैसा है, सेम डायरेक्शन में 45 डिग्री पे ही है। जो OD आया है वो 45 ही है ना, क्योंकि देख लो ये R है, ये R है ना, तो ये 45 पे ही तो आएगा ना। चलो अब OD एंड OB को ऐड करना है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐड कर दो। OD का मैग्नीट्यूड कितना है, √2R है ना, और OB का मैग्नीट्यूड कितना है, R है, और दोनों का एंगल कितना है 45 डिग्री विथ क्या, प्लस x डायरेक्शन है ना। ऑफ कोर्स मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो तो ये कितना हो गया हम लोग का, एक है √2R और दूसरा है R, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इनका सम हम लोग के पास कितना आ गया √2R प्लस R है ना। R कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा √2 प्लस 1 है ना। ये हम लोग का क्या बन गया OD प्लस OB, यानी कि हम बोले तो ये किसका सम हो गया, तीनों का सम हो गया, OA प्लस OB प्लस OC, वो कितना हो गया R √2 प्लस 1। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे है ना। चलो तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया C है ना, दिस इज योर आंसर। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कुछ ना कुछ उसमें क्लू रहेगा, वही क्लू आपको क्या करना है, ढूंढना और सॉल्व करना है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्वेश्चन पढ़ने पे प्रॉब्लम जैसा महसूस होगा है ना, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी यदि प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो ना। देखते हो ना पैकेज सुनता हो ना कि अरे इनकी उसका पैकेज, इस पर्सन का पैकेज 2 CR है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है ना वो उस लेवल पे है।
तो जितनी आपकी बेहतर हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जिस चीज़ का डिमांड है वो चीज़ आपकी जितनी बेहतर होती जाएगी उतना ही आपका वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से भागो मत, पूरा मन लगा के सॉल्व करो, क्योंकि जितना आप सॉल्व करोगे उतना आपका स्किल जो है ना, सॉल्विंग स्किल बेहतर होती जाएगी और आपकी जो वैल्यू होगी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती जाएगी, है ना। चलो, कोई भी प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करने का क्लू है ही है ना। चलो, हमने क्या बात किया था कि देखो तो कोई एक सेंस में है ना, कंटिन्यूस एक ही सेंस में ट्रायंगल है, ये ए बी सी है, तो इसमें जो सम होगा a प्लस बी प्लस सी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक ही सेंस में है तो कि इधर फिर इधर फिर इधर, है ना, तो तीनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑफ कोर्स 0 वेक्टर, है ना। हमारे पास एक डायग्राम दिया है, उसमें पूछ रहा है ना कि इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक तो बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल है, एक ये वाला ट्रायंगल है, फिर ये एक वाला ट्रायंगल है ना। देखो तो ये हेड है, तो हेड इधर है, यहाँ जहाँ पे हेड खत्म हुआ वहाँ से इसका टेल स्टार्ट हुआ, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि B प्लस E और फिर यहीं से इसका टेल स्टार्ट हुआ A का, और ये एक सेम सेंस में है तीनों। इस ट्रायंगल में देखे ना तो ये तीनों क्या है, एक सेम सेंस में है, तो इसका मतलब कि A प्लस बी प्लस E इक्वल्स 0। मुझे तो यही दिख रहा है, तो एक रिलेशन मुझे दिख रहा है A प्लस बी प्लस, है ना, E इक्वल्स 0। और ये मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, आपको आइडिया लग गया, MNP, ट्रायंगल MNP। चलो दूसरा ट्रायंगल देखो तो, है ना, दूसरे ट्रायंगल में इसका हेड आके मैच कर रहा है। इधर देखो तो ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, इसका मतलब कि A और C का सम जो होगा वो D होगा। मतलब देखो MNO ट्रायंगल में देखो तो, ट्रायंगल MNO, है ना, देखो तो ये इसका हेड इधर है, फिर ये जहाँ पे खत्म हुआ वहाँ से ये दूसरा C शुरू हुआ, और ये इस सेंस में नहीं आ रहा है, अपोजिट सेंस में जा रहा है, कौन, D। तो इसका मतलब कि A प्लस जो C होगा, है ना, वो किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन में C माइनस डी इक्वल्स माइनस ए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि C माइनस डी, है ना, थोड़ा एडजस्ट कर दो, माइनस क्या होता है आगे समझेंगे, अभी तो बस मैथमेटिक्स जैसा इसको कर दो कि C माइनस डी इक्वल्स कितना हो जाएगा, माइनस ए, है ना। तो ये भी सही है। चलो सी पे जाते हैं। सी के लिए ना हमें ये बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल देखना पड़ेगा, है ना। चलो देखो तो ये बी ऐसे ट्रायंगल, है ना, एरो नीचे की तरफ, यहाँ से इधर एरो फिर इधर एरो, मतलब ये तीनों का सम ये अपोजिट में, है ना। तो मैं तो पता है ऐसे हम लोग लिखना चाहे ना तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कहीं से भी तुम शुरू करो और कोई भी एक सेंस पकड़ लो। चलो मान लो कि मैं अभी तो आपको बोला कि दिस एंड दिस जो है इसके बराबर है, उसको भी मैं लिखता हूँ, फिर दूसरे तरीके से भी लिखूंगा। मैंने बोला आपको कि B प्लस E, है ना, एंड प्लस D जो है वो किसके बराबर है, C के बराबर है। यहाँ से भी आंसर आपको मिल जाएगा कि B प्लस E माइनस C कर दो, D को उधर लेते चले जाओ तो माइनस D हो गया। तो ये क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया, है ना, ऑल ऑफ द अबव क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि इसको और भी दूसरा लिखने का तरीका हो सकता है कि तुम कहीं से भी स्टार्ट करो। चलो मैं डी से स्टार्ट करता हूँ, और डी इधर है ना, मैं इसी सेंस को पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले डी, सी उसके अपोजिट सेंस में है तो मैं लिखूंगा माइनस सी, है ना, माइनस कर देंगे तो वो उलट जाएगा ना। फिर इसी सेम सेंस में है बी तो प्लस का बी, फिर इसी सेम सेंस में है ई तो प्लस का ई इक्वल्स 0। आया समझ में, है ना। कोई भी एक सेंस पकड़ के भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सॉल्व हो रहा होगा तभी दिया जाएगा, है ना। चलो हमें चाहिए एक नहीं, इससे नहीं होगा,
हमें चाहिए एक रेगुलर हेक्सागन। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अ रेगुलर हेक्सागन है ना, ABCDF विथ पॉइंट O एज सेंटर, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। तो पहले तो एक रेगुलर हेक्सागन बनाना पड़ेगा। अब रेगुलर हेक्सागन बनाने के लिए चलो बना देते हैं। है ना, ये रेगुलर हेक्सागन तो नहीं दिख रहा, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। देखते हैं, कोशिश करते हैं, बन ही जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। चलो, तो ये मान लो कि हम लोग का रेगुलर हेक्सागन है। अच्छा ना, रेगुलर हेक्सागन का एक खासियत है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या खासियत है। इसमें यदि मैं कोई इसका सेंटर ले लूँ, कोई क्या एक ही सेंटर होगा, इसका सेंटर मैंने ले लिया, है ना। मैं एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पता है कैसे ड्रॉ कर पा रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ उसकी प्रॉपर्टी कि वो स्ट्रेट होगा या नहीं होगा, है ना। देखना, ये एंगल जो है ना, ये सबके सब एंगल्स जो है वो 60 डिग्री होंगे। चेक कर लो, 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, ऊपर 3 नीचे 3, 6, तो 360/60 है ना। 360/6 कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये सब के सब जो एंगल है ना वो कितने हैं, 60 डिग्री। और मज़े की बात ये है कि ये रेगुलर हेक्सागन है तो साइड्स जो है वो तो सेम है ना। ये जो है, ये साइड्स आपस में इक्वल है क्या, है ना। ये जो सेंटर से ये इसके वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन है, ये सब इक्वल है क्या। जब इक्वल है तो ये एंगल्स जो है वो आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। इसको मैं थीटा बोलूँ तो ये भी थीटा, फिर से वही बात कि ये थीटा थीटा कितना होगा, तो 2 थीटा इक्वल्स कितना, 180 - 60 माइनस कर दो, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। मोरल ऑफ द स्टोरी कि ये साइड्स भी क्या है, ए है ना। तो ये 60, ये 60, ये 60, तीनों एंगल मिलके 60, तो ये पूरी लाइन स्ट्रेट नहीं हो गई, है ना। चलो, तो ये सब क्या है, सबके सब स्ट्रेट लाइंस हैं, है ना। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो अब एकदम परफेक्शन मत ढूंढना, मैं भले ढूंढते रहूँ। देखना, ये O है, ये A है, ये B है, C सेंटर को O बोला था ना इसने, D, E एंड F। रेगुलर हेक्सागन हमने ABCDF बना दिया। बोल रहा है कि AC है ना, AC देखना किधर है, AC बोल रहा है, नहीं सबसे पहले तो AB बोल रहा है, तो AB ये हो गया ना। फिर बोल रहा है कि AC, तो ये AC हो गया। फिर बोल रहा है AD, है ना, तो ये AD हो गया। फिर क्या बोल रहा है, AE, तो ये AE हो गया, है ना। फिर बोल रहा है AF, तो ये AF हो गया। इनके सम की बात कर रहा है ना। और पूछ रहा है कि वो कितना टाइम्स है किसके, AO के, कितना टाइम्स है किसके, AO के। ओके, अच्छा ये बताओ कि क्या AB, यहाँ पे नाम दे देता हूँ CDEF, है ना। ये बताओ कि जो AO है ये O है, और जो BC है ये सेम वेक्टर्स हैं क्या, है ना। देखना, AD जो है वो 2 टाइम्स ऑफ AO है क्या। तो जब हमसे बोला जा रहा है ना कि ये निकालो, AB प्लस क्या, AC प्लस AD, AE एंड AF। अब ना हम लोग चलो इसको ढूंढना शुरू करते हैं। कैसे ढूंढना शुरू करते हैं कि सर AD तो हमें पता चल गया कि ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ AO। चेक कर लो, अभी तो हमने डिस्कस किया था कि ये जो पूरा डायगोनल है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ AO है ना। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ AO हो गया AD, है ना। AO के टर्म्स में ही आंसर चाहिए ना। फिर दूसरा हमारे पास AB है एंड AF है। देखो तो AB एंड AF, इन दोनों को कंबाइन करो तो
इन दोनों को यदि तुमने कंबाइन किया, ये है ए बी एंड ये है ए एफ, तो अभी तक तो अब पैरेललोग्राम के आप मास्टर हो, तो आपको भी पता है कि ये जो है ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ये जो है वो किसके बराबर है, ए एफ के बराबर है। तो ये जो है कौन, ए ओ जो है वो क्या है, ए बी एंड ए एफ का सम है ना। ए बी एंड ए एफ का सम आपसे बोला जाएगा तो वो क्या होगा, ए ओ होगा, देख लो। तो अब इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ए ओ, किसकी जगह पे, ए बी प्लस ए एफ की जगह पे, है ना। चलो अब हमारे पास ना दो बचे हैं, एक तो बचा है ए सी, एक बचा है ए ई। चलो यदि हम लोग लिखते हैं ए सी की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस बी सी। ऐसा लिखने से पता है क्या फ़ायदा होगा कि बी सी हम लोगों का डायरेक्ट ए ओ हो जाएगा, और फिर ए ई को हम लोग लिख देंगे क्या, ए एफ प्लस एफ ई। तो एफ ई जो है वो ए ओ हो जाएगा फिर से, और ए बी एंड ए एफ हम लोग का क्या फिर से बन जाएगा, ए ओ बन जाएगा, है ना। तो चलो हम लोग ना इसको निपटाते हैं, ए सी को। तो ए सी को हम लोग लिखने जा रहे हैं क्या, ए बी प्लस बी सी, है ना। ए बी प्लस बी सी, अभी हमने डिस्कस किया कि जो हम लोग का बी सी है वो क्या है, ए ओ है। चेक कर लो, देख लो, दिस एंड दिस दोनों क्या है, बराबर है, सेम डायरेक्शन है, तो ये क्या है, ए ओ है। एंड ए बी को ए बी रहने दो ऐसे ही। दूसरा हम लोग का जो है वो कौन सा है, ए ई है ना। तो अभी हमने ए ई को क्या सोचा था रिप्लेस करने के लिए कि सर ए एफ प्लस एफ ई, ए एफ प्लस एफ ई, है ना। तो अब इसमें हमने क्या डिसाइड किया था लिखने के लिए कि सर जो हमारा एफ ई है वो ए ओ है, तो ये जो है वो क्या है, ए ओ है ना। और प्लस में क्या हो गया, ए एफ हो गया। अब देखो तो इन दोनों को सम करो तो ए सी प्लस ए ई, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस एफ ई, ए बी प्लस एफ ई, है ना। एंड 2 टाइम्स ऑफ ए ओ, देख लो ये एंड ये, इन दो का हम सम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ ए ओ, ए बी प्लस एफ ई जो है वो ए ओ है, तो ए ओ प्लस क्या हो गया, 2 ए ओ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 ए ओ, है ना। तो ये हम लोगों के पास क्या आ चुका था, ये दोनों मिलके ए ओ आ चुके हैं, ये 2 ए ओ आ चुका है, ये दोनों मिलके, कौन से दोनों, ए सी एंड ए ई, ये दोनों मिलके कितना आ गए, देखो तो कलर थोड़ा चेंज करूं, हाँ, ए सी एंड ए ई, ये दोनों मिलके ये कितना आ गया हमारे पास, 3 ए ओ, है ना। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, ए ओ, 3 ओ, 2 ए ओ, तो टोटल कितना हो गया, 6 ए ओ, है ना। सो आंसर कौन सा हो गया आपका, सी, है ना। कोई भी अच्छा क्वेश्चन होता है ना, उसे हमें बार बार प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि वो सिर्फ जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, भरपूर प्रैक्टिस है ना, तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन लेके आप टीचर के पास मुंह उठा के पहुंच जाते हो कि सर ये क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन लाते हो, टीचर आपको सॉल्व करके दे देता है। क्यों दे देता है, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट का मास्टर है, मतलब उसको कॉन्सेप्ट्स आते हैं। मेरे के पास आप लेके आते हो, मैं कोई भी क्वेश्चन आप लेके आओगे मैं सॉल्व करके दे दूंगा आपको, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। कोई भी क्वेश्चन लेके आओगे, कोई वेक्टर का लेके आ पाए, वेक्टर मैं पढ़ा रहा हूँ तो, है ना, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि सर मतलब क्या सब रट के बैठे हुए हैं। इसका आंसर है बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं रट के बैठे हुए हैं ना। चलो यहाँ पे आते हैं, एक क्वेश्चन है, फिर से वही बात की, क्वेश्चन आपको खुद से करना चाहिए, है ना। लेकिन चलो आप पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं तब तक इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। बोल रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स 1 यूनिट 2 यूनिट एंड 3 यूनिट्स डायरेक्शंस आर अलोंग साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एट एन एंगल ऑफ, है ना।
इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है कि इसके तीनों जो एंगल्स होते हैं ना वो कितना होते हैं 60 डिग्री होते हैं, यही ना। तो पहला जो वेक्टर है वो कितना है 1 यूनिट है। तो लेट्स से कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके साइड को मैं 2 यूनिट ले लेता हूँ, तो जो पहला वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, इसका आधा 1 यूनिट हो जाएगा, है ना। फिर दूसरा वेक्टर जो है वो 2 यूनिट है, तो वो इस पूरे साइड पे ही हो जाएगा कितना 2 यूनिट, है ना। मैंने क्या किया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड है उसको 2 यूनिट ले लिया, तो जो हमारा पहला वेक्टर है वो 1 यूनिट है, मतलब इसका आधा हो गया, है ना। 1 यूनिट क्या हो गया, रिमेनिंग हो गया, ब्लैंक हो गया। और देखो तो तीसरा जो है वो क्या है 3 यूनिट है, मतलब ये 2 यूनिट के अलावा 1 यूनिट और आगे जाएगा। 2 यूनिट के अलावा ये 1 यूनिट क्या होगा और आगे जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया 3 यूनिट है ना। अब ना इनका हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, है ना, इनका सम चाहिए। तो पहले के टेल से दूसरे वाले के हेड, हमें पता है कि ये 1 यूनिट रिमेनिंग है और ये 1 यूनिट क्या है आगे है ना। तो इनका जो सम होगा वो ये होगा क्या, है ना। कलर को चेंज कर देता हूँ मैं, तो ये जो सम होगा वो ये होगा ना। अब देखो तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना होगा 120 होगा, है ना। 120 होगा, तो ये जो रिमेनिंग है वो 180 माइनस 120 60 का आधा, तो ये 30 डिग्री होगा और ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। जो रिजल्टेंट है आप खुद सोचो कि ये क्या है, रिजल्टेंट है ना, ये पहले वेक्टर से कितने एंगल पे है, देखो तो ये एंगल कितना है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया 150 हो गया, है ना। 180 माइनस 30 150। आपसे यही पूछा गया है कि जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट वेक्टर से किस एंगल पे है, तो 150 डिग्री विथ फर्स्ट वेक्टर, देख लो, है ना। पहली बार जब मैंने ये क्वेश्चन को किया था ना, तो उसको कुछ इस तरीके से किया था कि मैंने 1 यूनिट ही लिया था, तो पहला वेक्टर मेरा कैसा हो गया, ऐसा हो गया। दूसरा वेक्टर 1 यूनिट आगे जाएगा, तीसरा वेक्टर जो है वो कैसा हो जाएगा 2 यूनिट, मतलब इसी पे ऐसे हो जाएगा। तो पहला डायग्राम मेरा ऐसा था, तो यदि आप पहला डायग्राम आपका ऐसा है तो इट्स ओके, है ना, इट्स गुड, है ना। और फिर दूसरी बार क्या करोगे, पहला डायग्राम ऐसा बना लिया कि आपका 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, फिर ये 3 यूनिट, तो आप फिर उसको ऐसे बनाने की कोशिश करोगे कि हाँ पहला यूनिट हो गया, दूसरा यूनिट हो गया, और तीसरा वेक्टर इसके हेड पे लेके जाओगे। तो तीसरा वेक्टर जब इसके हेड पे ले जाओगे ना, तो यहाँ पे 1 यूनिट का ब्लैंक बचेगा खाली, है ना। और ये 1 यूनिट इस लाइन से नीचे जाएगा, है ना, और इसको डॉटेड से मिला दो, तो ये हम लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, है ना। मास्टर बनना है आपको, है ना। वेक्टर जो है बेहतरीन तरीके से आपको आनी चाहिए। जो 12th वाले हैं ना, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, ट्वेल्थ में इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, वहाँ पे ना हमें बहुत ज़रूरत है वेक्टर सम की, है ना। मतलब आपको आना चाहिए, 12th में बहुत अच्छा करना है तो वेक्टर आना चाहिए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्सेस है, वहाँ पे भी वेक्टर है, ठीक है। चलो, हमने एक पॉइंट है कि सम 0, है ना, अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स, मतलब कुछ वेक्टर्स लेते हैं जिनका सम क्या हो 0 हो, जो कि अनइक्वल है ना, कोप्लेनर ही एक ही प्लेन में है। तो मिनिमम कितने वेक्टर्स होंगे जिनका कि सम 0 हो जाए, मैक्सिमम तो मतलब देखो ना, ये अनइक्वल है, सम 0 हो गया, 4 का सम हो गया 0। मिनिमम की बात की जा रही है कि मिनिमम कितना हो, तो मिनिमम के लिए ये भी सम 0 है, देख लो, है ना। लेकिन अनइक्वल ना सिर्फ 2 लेंगे तो 0 नहीं होगा, है ना, 3 लेंगे तो 0 हो जाएगा मिनिमम,
2 पे नहीं होगा, देख लो, चेक कर लो, है ना। तो इसलिए लिखा है कि मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स, ये क्या है, अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स हुज सम कैन बी 0 इज 3, है ना, जिसका सम क्या होगा, 0 होगा। वो कितने हैं टोटल, 3 है, देख लो, चेक कर लो, है ना। 4 तो मज़े मज़े होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, जरूरी नहीं कि हो, लेकिन हो भी सकता है ना। 2 पे बिल्कुल नहीं होगा, है ना। आप पूरा अपोजिट में रख दोगे, अनइक्वल की बात कर रहे हैं, इक्वल की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अपोजिट में रख दोगे तब भी क्या होगा, बचेगा, है ना। तीसरा चाहिए ही चाहिए। देखो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि क्या होगा। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है ना कि 3 वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स में कंबाइन टू गिव 0 रिजल्टेंट, है ना। 3 वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड कैसा है, डिफरेंट है, उनका सम 0 हो सकता है। ठीक है, एक प्लेन में होगा, अभी देखा ना हमने पीछे, तो ये सही है। दूसरा बोला है 2 वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स कैन बी कंबाइंड टू गिव 0 रिजल्टेंट, नहीं, है ना। सिर्फ 2 वेक्टर लेंगे जिनका मैग्नीट्यूड कैसा है, डिफरेंट है, उसका सम 0 नहीं होगा। अभी हम बात कर रहे थे ना कि अपोजिट में भी रख दोगे तो भी 0 नहीं होगा, है ना। फिर बोल रहा है कि सी प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर एंड अ वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ ठीक है, मतलब कोई एक था ना क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग क्यू था उसका डबल कर दिए तो वो क्या बन गया, 2q बन गया, है ना। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव स्केलर होगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को इम्पैक्ट करेगा, डायरेक्शन इंटैक्ट रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स हो जाएगा, तो ये भी सही है ना। सो ऑल ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, नहीं ये भी, है ना, ये नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर कौन सा है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेस द रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी 0। जहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा वहाँ पे सम 0 हो सकता है। जहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा वहाँ पे सम 0 हो सकता है। देखो हो सकता है ना, एक ही सेंस में हो जाए ट्रायंगल। 10-10-10 का ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल मस्त बनेगा, है ना। 10-10-20 10-10-20 पॉसिबल है, पॉसिबल तो है ना। कैसे पॉसिबल है, ट्रायंगल तो नहीं बनेगा लेकिन ये वही सिचुएशन बनेगा कि दोनों 10-10 एक तरफ से लग जाए और 20 क्या हो जाए उसके ऑपोजिट में हो जाए। ट्रायंगल नहीं बनेगा लेकिन हाँ सम 0 होगा, है ना। बोल रहा है कि 10-20-20, है ना, इसका सम 0 हो सकता है। सोच लो, मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है क्योंकि 2 छोटे साइड्स का सम जो है तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो अब 2 छोटे साइड क्या आएंगे, 10-20-20 बराबर है, बट ठीक है 10-20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो कि बड़ा है किससे, 20 से। ट्रायंगल बनाऊं, देख लो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लो ना। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पॉसिबल है, इक्विलैटरल नहीं, आइसोसेलेस, है ना। ये 10 है, ये 20 है, ये 20 है ना। तो हो गया ना, इसका दिस एंड दिस एक सेंस में हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 10-20-40 2 छोटे का सम 30 है, जो कि छोटा है, बड़ा होना चाहिए ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये ना ऐसे ये 10-20 एक डायरेक्शन में लग जाए और 40 जो है अपोजिट इसके लग गया, है ना, नहीं पॉसिबल है ना। देख लो ना, तब भी वो 40 डोमिनेटिंग है, दोनों एक तरफ लग जाए और उसके अपोजिट, मतलब 40 के दोनों अपोजिट में लग जाए तब भी 40 डोमिनेटिंग है। तो आंसर कौन सा है, डी है। ये क्या है, आंसर है ना। सम 0 फिर से, मतलब वेक्टर एडिशन क्या हो, 0 है। कैसे वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर की बात कर रहे हैं। कोप्लेनर 3 वेक्टर्स का सम क्या होगा, 0 होगा, है ना। देखो यदि नॉन कोप्लेनर है, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर इसके ऐसा हो गया, तीसरा वेक्टर ऐसे हो सकता था, सम तब 0 होता ना जब इसके हेड से इसके टेल पे आके मैच हो जाए,
है ना। थोड़ा मैं छोटा ले लेता हूँ कि दोनों का सम 0 तब हो सकता था कि ये आके मैच हो जाए। ये जैसे ही मैच होगा ना, ये लाइन से ना एक ही प्लेन में होगा। हम ना एक प्लेन में बात नहीं कर रहे हैं, हम किस में बात कर रहे हैं, नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर मतलब ये दोनों मिलके दो लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे तो एक प्लेन बनेगा। तीसरा यदि उसके प्लेन में नहीं रखना है तो ये बाहर चला गया तो सम कहाँ 0 होगा, है ना। लास्ट वाले के हेड जो है फर्स्ट वाले के टेल से मैच करना चाहिए था ना, तो कहाँ मैच कर रहा है। तो उसको मैच कराने के लिए क्या चाहिए, एक और लाइन चाहिए, है ना। इसको मैं पकड़ने की कोशिश करूँ तो हाँ, अब इसको ना मैच कराने के लिए क्या चाहिए, एक और लाइन चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ, इससे इधर, है ना। दिख रहा है, देख लो। इसको इसके प्लेन में रखते ना, ऐसे प्लेन में रखते तो ये हो सकता था कि लाइन लंबी ले लो मैच कर गया। लेकिन इससे प्लेन से बाहर निकालेंगे ना, इसके प्लेन से हम जैसे ही बाहर निकाल देंगे ना, है ना, इसके प्लेन में रहेगा तो ये आके इससे मैच कर जाएगा। लेकिन इसके प्लेन से बाहर निकाल देंगे तो फिर ये मैच नहीं करेगा, मतलब एक और लाइन चाहिए। तो मिनिमम कितने होने चाहिए, एक प्लेन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड का सम 0 है तो 3 है मिनिमम, है ना। नॉन कोप्लेनर है, एक प्लेन में नहीं है तो 4 है ना। कितने हैं, 4 है। मतलब 3 फोर्सेस का यदि सम 0 है तो वो एक ही प्लेन में है, ये फिक्स है ना। नॉन कोप्लेनर तभी पॉसिबल है जब 4 वेक्टर्स हो। हाँ, लेकिन क्या 4 वेक्टर्स का सम 0 हो और वो एक ही प्लेन में हो, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल है ना। लेकिन मिनिमम 4 फोर्सेस चाहिए जिनका सम 0 हो और वो नॉन कोप्लेनर, है ना। तो आंसर क्या है इसका, 4 है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट प्लेन्स विच कैन बी एडेड टू गिव 0 रिजल्टेंट एज, है ना। कितने हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। चलो, अभी तक ना हमने सम ऑफ फोर्सेज जो किए वो ज्योमेट्री के हेल्प से किए, है ना। अब ना थोड़ा सा परपेंडिकुलर जो फोर्सेज है, हमने हर जगह पे जब भी परपेंडिकुलर फोर्स देखा पाइथागोरस अप्लाई कर दिया, है ना, उससे हमारा काम हो गया। अब देखो कि एक और हमारे पास अप्रोच है, यदि उसको हम लोग यूज़ करते हैं तो और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो उसको जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए, है ना। यदि हमारा काम आसान हो रहा है, ह्यूमंस का तो काम ही यही है कि अपने काम को आसान कर लो, है ना। चलो, एक मान लो कि बच्चे ने फोर्स इधर लगाया टॉय कार पे, है ना, टॉय बॉक्स है, इस पे उसको इसने इधर से धकेला, दूसरे ने इधर से धकेला, है ना। अब देखो तो क्या हम इस फोर्स को Fx बोल सकते हैं क्या, हम यहाँ पे ऑफ कोर्स ले रहे हैं ये, इसको x डायरेक्शन, इसको y डायरेक्शन, है ना। और इसको हम लोग क्या Fy बोल सकते हैं क्या। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है ना वो x के अलॉन्ग है, ये जो फोर्स है ना वो y के अलॉन्ग है। जो हम लोग का Fx फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा बोलो तो, Fx का जो मैग्नीट्यूड है वो, और साथ ही साथ x का जो डायरेक्शन है वो i कैप हो जाएगा, है ना। Fy आपसे बोलूँ कि जो y फोर्स है, मतलब जो फोर्स y के अलॉन्ग है ना, वो कितना हो जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड एंड उसका y का डायरेक्शन j कैप, है ना। यदि फोर्स प्लस x में है तो प्लस i कैप, फोर्स जो है माइनस x में है तो क्या हो जाएगा, माइनस i कैप, ठीक है ना। तो ये जो हमारा हो गया, ये क्या है, फोर्स अलॉन्ग x डायरेक्शन, ये क्या है, फोर्स अलॉन्ग y डायरेक्शन, है ना, y अलॉन्ग y एक्सिस, ये फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि नेमिंग ही तो करना है ना, तो ये x डायरेक्शन में है तो हमने x fx रख दिया, ठीक है ना। तो दो फोर्सेज यदि परपेंडिकुलर हों तो x y की हेल्प से भी उसे लिख सकते हैं, है ना। चलो, अब ना जो दो फोर्सेस का सम है इसकी हेल्प से करते हैं हम लोग। इसमें ना एक चीज़ और कर सकते हैं, अभी हमने सम कहाँ किया, इसका सम तो करो। एफ नेट क्या हो जाएगा बोलो तो, दो फोर्सेस का सम मतलब F1 का सम मतलब Fx का सम, है ना। जो y के अलॉन्ग है उसका सम, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखो तो, Fx i कैप, है ना, और ये क्या हो जाएगा Fy j कैप, है ना। जब आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा ना इसका, कि इसका मैग्नीट्यूड बता दो F नेट का,
एफ नेट का मैग्नीट्यूड बता दो, है ना। तो क्या लिखोगे बताओ तो, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे ये सोच लो। दो फोर्सेस परपेंडिकुलर है ना। दो फोर्सेस कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, एफ एक्स आई कैप है और ये क्या है, एफ वाई जे कैप है ना। इसका नेट जो है वो ये है, एफ नेट। तो आपको नहीं लगता कि आपको ये लेंथ चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए, तो सिंपली क्या करना है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर करना है, मतलब अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर करना है ना। मतलब जो आई का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो जे का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ ना हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं और उसकी हेल्प से इस चीज़ को समझते हैं। जब जैसे मान लो कि एनवी ने फोर्स लगाया इधर 100 न्यूटन का, है ना, और के ने फोर्स लगाया इधर 100 न्यूटन का। अब इसी फोर्स को, एनवी के फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर ये एफ एक्स बोल देते हैं, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा बोलो तो 100 आई कैप, है ना, न्यूटन। वहीं आपसे बोलूं कि एफ वाई कितना हो जाएगा तो 100 जे कैप, है ना, क्या, न्यूटन, है ना। अब यहाँ पे एफ नेट लिखना है तो एफ नेट कैसे लिखेंगे, तो एफ एक्स वैक्टर प्लस एफ वाई वैक्टर, है ना। मतलब जो हम लोग का एफ नेट है वो क्या है, 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप, क्या, न्यूटन, है ना। और आपसे पूछा जाए ना कि भाई इसका फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे ठीक है, आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका स्क्वायर, और फिर दूसरा जे कैप का जो मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 100√2 न्यूटन, है ना। इन द केस आप डायरेक्शन भी निकालना चाहते हो, है ना, कि ये कितने एंगल पे है ना, जो एफ नेट है वो एक्स के साथ कितने एंगल पे है, तो tan थीटा एक्स भी आप लिखना चाहते हो, तो क्या हम लोग tan थीटा एक्स का वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बताओ तो, उस राइट एंगल ट्रायंगल में एफ वाई जो है परपेंडिकुलर है और एफ एक्स क्या है, बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ वाई अपन एफ एक्स, है ना। मतलब कि यहाँ पे हमसे पूछा जाता कि इसका x के साथ एंगल कितना है, नेट फोर्स का x के साथ एंगल कितना है, तो हम लोग लिखते tan थीटा x, और वो क्या लिखते बोलो तो एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो 100/100 ये कितना हो जाएगा हम लोग का 1, मतलब थीटा x कितना है 45 डिग्री है। कुछ और रहता, कुछ और वैल्यू आता, है ना। अभी तो हमारे पास 45 डिग्री ही आ रहा है ना। During a journey, a car travels 85 किलोमीटर नॉर्थ, 60 किलोमीटर वेस्ट, है ना, 5 किलोमीटर साउथ। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट जर्नी इज। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, चलो इसी को कर लेते हैं। ड्यूरिंग अ जर्नी कार ट्रेवल्स नॉर्थ दिस, तो इसका जो है ना ये पहला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा S1 वेक्टर, है ना। तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या, आई कैप, और ये क्या हो जाएगा, जे कैप। देखो तो इधर हम लोग का क्या है, ईस्ट है, इधर क्या है, नॉर्थ है, इधर क्या है, साउथ है, इधर क्या है, वेस्ट है। नॉर्थ में क्या है, जे कैप है ना, तो S1 वेक्टर कितना हो गया देखो तो 85 जे कैप किलोमीटर। दूसरा है 60 किलोमीटर वेस्ट, है ना। दो पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट मैंने एक्सप्लेन कर रखा है किसमें, जो वेक्टर का इंट्रोडक्शन था, पहले लेक्चर था, है ना, कि एक स्ट्रेट लाइन, है ना, डायरेक्टेड किसी डायरेक्शन में। जैसे कि मान लो कि ये मेरा घर है और ये मेरा कॉलेज है ना। तो ये जो है मेरा जो कॉलेज है घर के
रिस्पेक्ट में क्या है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर लेंथ पे है ना। तो ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया, वो क्या हो गया उसका, इसका लेंथ क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो हम लोग का S1 वेक्टर कितना हो गया 85 जे कैप किलोमीटर। दूसरा बोल रहा है कि वेस्ट में, वेस्ट जो है ना वो माइनस आई कैप हो जाएगा। देख लो, यदि ये जो है वो आई कैप है, ये जो है जे कैप है, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस आई कैप है ना, और ये जो हो जाएगा माइनस जे कैप है ना। तो हमसे बोला जा रहा है कि 60 किलोमीटर वेस्ट, तो चलो इसको हम लोग S2 वेक्टर ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 60 एंड माइनस आई कैप, ठीक है ना, एंड व्हाट किलोमीटर। तीसरा हमारे पास हो जाएगा 5 किलोमीटर साउथ, तो S3 वेक्टर इसको लिख लेते हैं। S3 वेक्टर कितना हो जाएगा बोलो तो, माइनस जे कैप है ना, तो 5 है ना माइनस जे कैप क्या किलोमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है ना कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट जर्नी, तो जितने डिस्प्लेसमेंट्स है ना उसका वेक्टर सम कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर है, तो उसका पूरे जर्नी का मतलब नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा एस नेट होगा, वो क्या हो जाएगा हम लोग का S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर है ना। चलो पहला हम लोग का कितना है 85 जे है, 85 जे है। दूसरा कितना है बताओ तो, माइनस 60 आई है ना, माइनस 60 आई कैप है। तीसरा कितना है -5 है ना, जे कैप है। देखो जे मतलब क्या हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया। जे माइनस जे क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। और आई क्या हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया। आई माइनस आई क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो जब सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो उनको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो तो ये 85 जे है, वो -5 जे है, तो ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जे के साथ डायरेक्टली, जे क्या मतलब एक डायरेक्शन हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये कितना बचा 80 जे कैप, ये -60 क्या हो गया, आई कैप हो गया है ना। तो इसको हम लोग -60 आई कैप एंड ये क्या लिख सकते हैं, +80 जे कैप भी लिख सकते हैं है ना। ये क्या है, एस नेट है, नेट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। और ये क्या है, किलोमीटर है। अब हमसे ना पूछा ये जा रहा है कि इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, तो बस इस वेक्टर का चलो मैग्नीट्यूड निकालो। तो माइनस आई कैप, यहाँ पे माइनस जो है वो आई कैप के साथ है, वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें ना किससे मतलब है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से। तो 60 ले लो, मतलब एस एक्स है ना, ये x हो गया, और ये क्या हो गया एस वाई है ना। तो आप एस एक्स 60 ले लो, -60 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। वैसे भी हम उनका स्क्वायर करने जा रहे हैं, तो लेना तो वैसे 60 है, बट -60 भी लेके स्क्वायर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डायरेक्शन है वो आई कैप ना होके माइनस आई कैप है। इसका ना मैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी आपको बताऊँगा, ठीक है ना। इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, रूट 60 बोले तो 3600 और 80 बोले तो 6400, दोनों मिला के 10,000, मतलब इसका कितना हो गया, 10,000 का कितना हो गया, 100 किलोमीटर। सो दिस इज द मूवमेंट, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो गया, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर, हाँ 100 ही आना चाहिए। 18, 64, 36, तो कोई ऑप्शन ही है। मैं चेक करता हूँ इसको। एट्टी का मतलब कितना हो गया, 80 का मतलब हो गया 6400 और 60 का मतलब हो गया 3600, तो ये हो जाएगा कितना, 10,000। ओके, इस क्वेश्चन को मैंने चेंज किया था, कहीं पे ये लिखा था 60 किलोमीटर
नॉर्थ वेस्ट ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ठीक है ना, हाँ नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ इसको वेस्ट कर दिया था, लेकिन इसको ऑप्शंस को चेंज नहीं किए थे। तो इसका जो आंसर होगा, ये ऑप्शंस इसके सूटेबल नहीं है, इसका आंसर क्या है 100 किलोमीटर ही है ना। यहाँ पे ये कुछ मिड में था, 60 किलोमीटर जैसे इसमें नॉर्थ वेस्ट में था, नॉर्थ वेस्ट इधर हुआ ना, हाँ इधर की तरफ है ना। मैंने उसको चेंज किए उस क्वेश्चन को सिर्फ इस पे आईजे पे सेट करने के लिए, है ना। तो इसका आंसर क्या है 100 किलोमीटर है ना। इसका डायग्राम एक बार आपको बना के दिखाऊं क्या? अब ना इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो जस्ट इसका एप्लीकेशन के लिए मैंने इस चीज़ को यूज़ किया, इस डेटा को यूज़ किया, इतना भी हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़रूरत नहीं है। 85 किलोमीटर नॉर्थ एंड 60 किलोमीटर वेस्ट, तो 85 किलोमीटर नॉर्थ चले जाओ और 60 किलोमीटर वेस्ट चले जाओ, है ना। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि 5 किलोमीटर अगेंस्ट साउथ, तो रिटर्न आ जाओ 5 किलोमीटर, रिटर्न आ जाओ कितना 5 किलोमीटर। तो आप देखोगे ना यहाँ से, तो ये यहाँ से 5 किलोमीटर इसमें से कट करेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास कितना 80 किलोमीटर, और ये कितना है 60 किलोमीटर। तो ये जो लेंथ है यही क्या है नेट डिस्प्लेसमेंट है, और ये कितना हो जाएगा देख लो 60 80 कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर, है ना। ये डेटा मैच नहीं मत करना कि ये इधर 80 है ये 60 है, ये 60 है ये 80 है तो ये 100 कैसे हुआ, है ना। डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए ऐड करना है, दैट इज़ द वेक्टर एडिशन, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, है ना। एक और एग्जांपल फोर्स का हम लोग ले सकते हैं, पता है कैसे फोर्स का, कि यहाँ से 100 न्यूटन का फोर्स लगा, यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स लगा, ये मान लो कि आईटी का फोर्स है ना, किसी का शॉर्ट नेम, किसी स्टूडेंट का शॉर्ट नेम, है ना। और ये हम लोग का 50 न्यूटन है, ठीक है। इसका ना हमें वेक्टर सम करना है कि कितना होगा। अब यहाँ पे ना आप सिंपली क्या कर सकते हो कि F1 वेक्टर, F2 वेक्टर इसको बोल देता हूँ, और ये F3 वेक्टर। अब हम लोग ना इसको IJ में लिख के सम करें तो आसान हो जाएगा, देख लो 100 क्या हो जाएगा I क्या न्यूटन, F2 कितना हो जाएगा 200 J कैप न्यूटन, है ना। 50 एक और काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैं ना इसको डेटा जो है थोड़ा ऐसे सेट करना चाहता हूँ जिससे कि मतलब एक साफ सुथरा आंसर आए, बट ठीक है इसी डेटा पे चलो काम करते हैं। F3 को क्या लिखेंगे बोले तो माइनस का 50 आई कैप, है ना, न्यूटन। ऑफ कोर्स हम लोग ऐसे लेके चल रहे हैं कि ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, तो ये आई कैप है और ये ऊपर वाला क्या है जे कैप है ना। तीनों का सम करना है, नेट फोर्स निकालना है, एफ नेट। कैसे निकलेगा देखो तो, एफ नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, है ना, F3 वेक्टर, इन तीनों का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 100I प्लस 200J प्लस माइनस 50I। I को I के साथ निपटाएंगे, है ना, क्योंकि I जो हो गए एक डायरेक्शन हो गया ना, तो यदि दोनों पॉजिटिव है मतलब सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, और एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है I में ही। जैसे अभी देखो ना, इसका आपको दिख रहा होगा कि ये प्लस का 100 है, माइनस का 50 है। तो अब इसमें क्या होगा 100I माइनस 50I,
मतलब दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये तो हम लोग काम उस समय भी कर रहे थे जब वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में थे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो अभी भी वही करेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, 50i एंड 200j। यहाँ पे भी हम डायरेक्ट सम करते तो क्या करते, इधर से 50 को कट करते और इसमें बचता कितना 50, है ना, और इसमें कितना बचता 200। ऐसे भी करें तो हम लोग कर सकते हैं। इसका हम लोग यदि इधर से कितना है 100 है और उधर से 50 है, तो इधर से कट करें तो कितना बचेगा, इधर 50 बचेगा, और फिर दूसरा जो है फोर्स कितना है 200 है, तो ये ऊपर जाएगा कितना, है ना। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 50 यदि राइट में बचा और ये 200 ऊपर बचा, है ना, ये नेट हो जाएगा। तो ये तो हमें इससे भी मिल रहा है, वही सेम आंसर मिल रहा है कि 50i 200j। अभी हम लोग का कंक्लूजन क्या है कि हाँ 50 राइट में बचेगा, ऊपर क्या होगा 200 होगा, ये क्या हो जाएगा एफ नेट हो जाएगा। तो हम लोग इससे भी हम निकाल सकते हैं कि क्या करेंगे, √50² प्लस 200²। ये भी सेम ही चीज़ बोल रहा है कि 50i कैप है प्लस 200j कैप है, तो आप क्या करो 50 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर करके सम करके उसका रूट ले लो, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। कहीं पे लिखा है ना कि फोर्स लिखा है एक, वो कितना लिखा है आई कैप प्लस जे कैप न्यूटन, है ना। इसका हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग बताएंगे, है ना। चलो बताते हैं इसका मैग्नीट्यूड। इसको क्या होगा बताओ तो, देखो तो एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड, है ना। मतलब क्या हो जाएगा √fx, है ना। इस केस में क्या होगा, fx का स्क्वायर है, इसका आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, है ना। fy का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √fx² प्लस fy का स्क्वायर। यही करना है ना, जब दो xy कंपोनेंट्स है तो, है ना। तो 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया देखो तो, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो कितना हो गया 112 √2 न्यूटन। ठीक है, और कुछ नहीं, बस इतना ही इस क्वेश्चन का सार है ना। कहीं पे लिखा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप। आई कैप इटसेल्फ इज ए यूनिट वेक्टर। देखना, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। यदि कहीं पे लिखा है आई कैप, है ना, प्लस जे कैप, ये देखो तो ये एक वेक्टर होगा आई कैप प्लस जे कैप, ये एक अलग वेक्टर होगा ना। देख लो, ये वेक्टर होगा क्या, है ना। ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये क्या है, आई कैप प्लस जे कैप है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था, कितना है √2 है। या आप वैसे भी देखो ना, इसका ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, तो ये लेंथ कितना होगा √2 होगा, यस सर ना, है ना। ये लेंथ कितना होगा √2 होगा। हमें ना इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, इस डायरेक्शन में क्या चाहिए, एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर मतलब लेट्स से एन कैप, है ना। हमें एन कैप चाहिए इस डायरेक्शन में, जिसका कि लेंथ कितना हो 1 यूनिट हो, यस और नो, है ना। तो जो एन कैप होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर है इसका कुछ नाम दे दो, लेट्स से दिस इज अ पी वेक्टर, लेट्स से दिस इज अ पी वेक्टर, है ना। तो हमारे पास जो पी वेक्टर है वो क्या है बोलो तो, आई कैप प्लस जे कैप। इस पी वेक्टर के पास दो चीज़ें होगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, इस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा इसका डायरेक्शन होगा, लेट्स से दैट डायरेक्शन इज एन कैप, है ना। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, आई कैप प्लस जे कैप हो गया, है ना। तो
तो हमें तो सिर्फ डायरेक्शन चाहिए ना, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आई कैप प्लस जे कैप, एंड इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना है बोलो तो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, पी वेक्टर का मॉड कितना है, तो अभी निकाल रखा है हमने √2 है, तो √2 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई व्हाट, √2, है ना। मतलब जो हमारा एन कैप है वो क्या बन गया बोलो तो, आई कैप अपॉन √2 प्लस जे कैप अपॉन √2, है ना। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो इस वेक्टर के अलोंग है ना। तो एन कैप यदि यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब चेक कर लो, बिल्कुल 1 है, मतलब इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। चेक करके बताऊँ आपको, एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, तो 1 अपन √2 का स्क्वायर, है ना, एफ एक्स मतलब सॉरी ए एक्स या एन एक्स और एन वाई, है ना, एक्स एंड वाई जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके सम करो, तो ये 1 है। इधर चलो चेक करते हैं 1 आता है कि नहीं, 1/2 प्लस 1/2, अरे वाह 1 आ गया, क्या बात है, 1 आ गया, है ना। A hydrogen balloon is flying eastward with the speed 8 meter per second. कोई हाइड्रोजन बैलून है ना, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, कितने से, 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। व्हेन विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग इन नॉर्थ टू साउथ, नहीं नॉर्थ टू साउथ है ना ये, और ये कितना है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ ऊपर नीचे साउथ, है ना, कितने से, 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो दो वेलोसिटीज़ हैं। जो नेट वेलोसिटी होगा ना, ये कहाँ पे फ्लो करेगा, ये बीच में कहीं पे जाएगा, इधर जाएगा, है ना। नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया, बैलून हो गया, और ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया, विंड हो गया, है ना। ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, ये वेलोसिटी ऑफ बैलून है। तो जो नेट वेलोसिटी होगा ना, वो क्या होगा, दोनों का वेक्टर सम होगा, तो कर दो, है ना। मैं तो आपको वहीं सजेस्ट करूँगा कि एक्स वाई ले लो, है ना, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, तो वी नेट जो हो जाएगा ना, बैलून का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 8 आई कैप हो जाएगा, है ना, और विंड का कितना हो जाएगा, -6 जे कैप, ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, है ना। वी नेट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो √8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 64 एंड 36, ये हो गए 100 और निकल गया 10। तो नेट वेलोसिटी जो होगा, नेट स्पीड जो होगा वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा। यदि वेलोसिटी पूछ रहा है तो फिर हम लोग इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं। डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो चलो हम लोग इसको बोल देते हैं, ईस्ट से कंपेयर कर लेते हैं। तो यदि मैं इसका थीटा लिखूँ तो tan थीटा क्या लिखेंगे बोलो तो, tan थीटा के सामने वाला क्या है, VW है ना, VW का मॉड अपॉन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बैलून का मॉड हो जाएगा, है ना। चलो, तो ये हम लोग का, ये जो बाहर है इस साइड में हो कितना है, 6 है, तो 6/8 मतलब 3/4, तो थीटा जो हो गया हम लोग का वो कितना हो गया, देखो तो 37 डिग्री हो गया। तो जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री विद द ईस्ट डायरेक्शन, है ना, ईस्ट टू व्हाट, साउथ, है ना। तो आंसर क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। यदि हम लोग वी नेट लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखें, 10 मीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री, ईस्ट टू क्या लिख रहे हैं हम लोग, साउथ, तो क्या हो जाएगा, साउथ ऑफ ईस्ट, है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, है ना, ऑफ कोर्स आप ही के लिए है
इसमें बोल रहा है ना कि ईस्टवर्ड्स कितना है 12 मीटर पर सेकेंड है, और नॉर्थ टू साउथ कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है। रिजल्टेंट वेलोसिटी देखो तो क्या हो जाएगा, इसका दोनों का सम करना है। नेट वेलोसिटी ये होगा, है ना, तो कितना हो जाएगा देख लो, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आई थिंक 144 होता है ना, एंड 25 तो 169 हो जाएगा, एंड 169 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यदि थीटा निकालना होगा तो थीटा निकाल लोगे, है ना। सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। देखो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्विम्स अक्रॉस अ रिवर विद द स्पीड ऑफ दिस टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन। मतलब रिवर जो है वो इधर की तरफ फ्लो कर रही है ना, और जो पर्सन जो है ना वो इसके परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, वो किधर है, इसके परपेंडिकुलर है ना। और रिवर का जो फ्लो है वो कैसा है, इधर की तरफ है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया, है ना। विद व्हाट रिजल्टेंट वेलोसिटी डज द मैन क्रॉस द रिवर। सो पता है नेट वेलोसिटी उसकी किधर होगी, इधर की तरफ होगी। और इसको डिटेल में हम लोग रिलेटिव मोशन आएगा उसमें पढ़ेंगे। अभी तो बस ये जानो कि ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, दोनों ऐड होके ये क्या होगा, वी रिजल्टेंट होगा, वी नेट होगा। तो आपसे अभी मैं पूछूं कि वी नेट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर करके सम कर देना है, ख़त्म, और उसका रूट ले लेना है। दिस इज द वी नेट। सो एवरीवन थैंक यू सो मच, है ना। बहुत प्रॉपर रूप से लेक्चर्स को क्या करना है, लिखना है ना, करना है, समझना है। मज़ा आ रहा है तो कमेंट्स में बताना है, कुछ आपके सजेशंस हैं पूछना है। आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो कनेक्ट हो सकते हो, क्लासेस ऑनलाइन है अवेलेबल, है ना। जो भी क्वेरीज हैं कमेंट करो, टेक्स्ट करो, मिलते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।